हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं व्हाई इज इंडियन रूपी क्रैशिंग। वही क्रैशिंग हो रहा है, कितना हुआ है पता नहीं। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने नया चैनल जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल का नाम है फिल्मी रिएक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन रूपी क्रैश कर रहा है। He has finally breached the crucial 80 mark. के मुकाबले रुपये में गिरावट थम नहीं रही है। रुपया लगातार निचले स्तर का रिकॉर्ड बना रहा है। इनफैक्ट करीब एक साल से रुपये की वैल्यू गिरती ही जा रही है। कितनी है अभी? एक साल में रुपया 5% से भी ज्यादा गिर चुका है। हमारा एक्सचेंज रेट न्यूज खबरों में बस अभी नहीं आया, बल्कि पॉलिटिक्स में इसके बारे में ड्रामा कई सालों से चल रहा है। यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस और एक्टर्स ने भी बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज दिए हैं। जूही चावला हो, अमिताभ बच्चन, चेतन भगत हो या फिर श्री श्री रविशंकर, इलेक्शन मुद्दा बना है एक्सचेंज रेट। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? मैग्नीफाइंग ग्लास मोदी जी कितने डिफरेंट लग रहे थे। इसकी आने वाले दिनों में जरूरत पड़ेगी, खरीद लीजिए क्या भाई? क्योंकि इसी से ढूंढ रही हूँ कि रुपया कहाँ तक गिरता चला गया है। सबका ये मानना है कि कमजोर हो रहा है रुपी, और ये बहुत चिंता की बात है। और मैं इधर आया हूँ आपको ये बताने कि ये जो व्यूज है बिल्कुल गलत है। एक चीज जिसके बारे में आपको न्यूज हेडलाइन मिलेगी नहीं, वो है आरबीआई रिजर्व्स के बारे में, जो कोई बात ही नहीं कर रहा। आप मुझे 10 मिनट दो और मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने इकोनॉमिक व्यूज ऐसे लोगों के ट्वीट्स देखकर क्यों नहीं बनाने चाहिए। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। किसी भी करेंसी की वैल्यू डिफाइन होती है एक रिलेटिव बेसिस पर। क्योंकि डॉलर दुनिया की मेन करेंसी है, इसलिए हर करेंसी को डॉलर के मुकाबले मापा जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है हमारी दुनिया में, और जो भी ट्रेड होता है देशों के बीच वो भी डॉलर में ही होता है। इनफैक्ट जब इंडिया भी सऊदी अरेबिया से तेल खरीदता है तो वो रुपए में पैसे नहीं देता बल्कि डॉलर में देता है। सिंपली कहूँ तो यूएस डॉलर शर्मा जी के लड़के की जैसा है, जिसके खिलाफ हम सबको मापा जाता है। आज एक्सचेंज रेट है करीब 87 रुपीज, यानी कि $1 के आपको 87 रुपीज देने पड़ेंगे। और ये एक्सचेंज रेट रिलेटिव डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर मापा जाता है। इसका मतलब हुआ कि अगर रुपये की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है डॉलर से तो रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है रुपये के मुकाबले तो रुपये कमजोर होगा। अब आते हैं मेन पार्ट पर कि रुपया कमजोर हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, माजरा क्या है। 2021 और 22 के बीच रुपये की वैल्यू 72 से 82 आ गई थी, यानी कि 10% गिरावट। और अक्टूबर 2022 में जब ये वैल्यू 83 क्रॉस करी थी तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्या कहा था? First of all, I would look at it as not rupees fighting, I will look at it as dollar strengthening. अब इसको देखकर कई अपोजिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस उछल पड़े। जैसे राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि 121 देशों में इंडिया 107वें रैंक पर है भुखमरी के मामले में। अब तुम्हारी वजह से कांग्रेस थी तब भुखमरी नहीं बढ़ रही हमारे देश में, बल्कि दूसरे देशों में कमजोर हो रही है। अब आप बोलोगे कि बहुत डिफरेंस क्या है, रुपये कमजोर हो रहा है या फिर डॉलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उसमें सेम ही बात तो हो गई। पर एक्चुअली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सही कह रही है। एक्चुअली रुपये कमजोर नहीं हुआ, डॉलर बढ़ा है, जिसकी वजह से रिलेटिवली रुपये कमजोर हो गया है। इस चीज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो इसको ढंग से समझो। रुपये ही नहीं बल्कि दूसरी करेंसीज भी कमजोर हुई है डॉलर के मुकाबले। इनफैक्ट अक्टूबर से दिसंबर 2024 के दौरान जहां रुपये की वैल्यू 1.6% से गिरी है, चाइनीज युआन की वैल्यू 4.1% से गिरी। अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे तो दूसरी करेंसीज के कंपैरिजन से रुपये एक्चुअली इतना कमजोर नहीं हुआ, और डॉलर क्यों इतना स्ट्रांग हुआ है, इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण है कि यूएस इकोनॉमी अच्छा कर रही है, और दूसरा कारण है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। President Trump's 25% tariffs on steel and aluminum. The golden age of America begins right now. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional. पहले समझते हैं यूएस ग्रोथ की कहानी, जिसके लिए हमें 2023 में जाना था। अब 2020 से लेकर 2023 के दौरान अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई थी। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जो भी सामान के दाम होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसका मतलब है कि लोग ज्यादा चीजें खरीदते नहीं है। और मैं तो अंडे इतने महंगे हो गए हैं, क्या बताएं। देश के सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी होती है कि महंगाई या फिर इन्फ्लेशन बढ़े ना। इसी तरह यूएस के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने एक कदम उठाया। उन्होंने कहा कि महंगाई बहुत बढ़ रही है अमेरिका में, इसलिए हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गई, इसकी वजह से लोग ने कम लोन लिए, और इसी वजह से इकोनॉमी धीमी हो गई। जब इकोनॉमी धीमी हुई तो दाम भी कम हो गए, और यही लॉजिक थी फेडरल रिजर्व की। इसलिए अगर कोई भी सेंट्रल बैंक महंगाई को कम करना चाहता है तो वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हैं, और फेडरल रिजर्व ने कई बार किया। अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से महंगाई तो कम हुई, पर कुछ लोग बहुत एक्साइटेड हुए। ये कौन लोग हैं? इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। क्योंकि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ी, इसलिए इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने सोचा कि दूसरे देशों में इन्वेस्ट करने से तो अच्छा है कि मैं अमेरिका में इन्वेस्ट करूं, जहां मुझे अच्छी खासी रेट ऑफ रिटर्न मिलेगी। तो सब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स यूएस में इन्वेस्ट करने लग गए, जिस वजह से डॉलर की मांग बढ़ गई और रुपये जैसी करेंसीज कमजोर हो गई। इसके अलावा यूएस इकोनॉमी भी अच्छा करने लगी, तो कई कंपनीज
अमेरिका में इन्वेस्ट करने लगी उधर चीजें मैन्युफैक्चर और बेचने के लिए। 2024 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका को मिली। तो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ी और उधर की इकोनॉमी भी अच्छा कर रही है। तो कई फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सोचा कि भाई मैं इंडिया की स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपना पैसा लेकर अमेरिका जाता हूँ। और ये एक्चुअली हुआ है। अक्टूबर और दिसंबर 2024 के दौरान तो हमारे देश की स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स 12 साल में सबसे लोएस्ट लेवल पर है। इसी वजह से डॉलर दूसरे करेंसीज के कंपैरिजन में इंक्लूडिंग रुपी ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने उसको यूज किया अपने लिए। और ये तो देखो जिंदगी का रूल ही है, चाहे फाइनेंस हो या फिर करियर, जहां भी अपॉर्चुनिटी दिखी और जिसने यूज किया वही टॉप पर हो। इसीलिए अपस्किलिंग इतना जरूरी है आज की दुनिया में, जहां आपके आमने सामने बतेरे डिस्ट्रैक्शंस हैं। बहुत अच्छा होता है ना कि अगर आपने अपने गोल्स हिट करे तो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। गीक फॉर गीक्स प्लेटफॉर्म पर अगर 90% का आपको नहीं है क्योंकि मेन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, डेवलपमेंट हो, एआई एमएल हो, ही 90 डे कंप्लीट बिगनर्स के लिए। तो बिगनर हो या फिर गीक्स 3 नहीं, और उसके पीछे दूसरा कारण क्या है, और वो है डोनाल्ड ट्रम्प का शो। This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. जैसे ही ट्रम्प इलेक्ट हुए तो डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। अब ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है जो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था। डोनाल्ड ट्रम्प चाहते कि डॉलर कमजोर हुए, वो एक कमजोर डॉलर चाहते हैं ताकि यूएस के एक्सपोर्ट्स दूसरे देशों के कंपैरिजन से ज्यादा सस्ते हो जाएं और दूसरे देश उल्टा हो गया, जिससे अमेरिकन कंपनीज को फायदा हो। पर डोनाल्ड ट्रम्प ने एक नई टैरिफ पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी जिसने बाहर के इंपोर्ट्स को और महंगा बना दिया और डॉलर की डिमांड बढ़ा दी, जिसके साथ डॉलर की वैल्यू भी बढ़ गई। पर देखो बस अकेले डॉलर की गलती नहीं है, थोड़ी बहुत हमारे देश की भी गलती है और इसके पीछे कारण है ट्रेड डेफिसिट। क्योंकि इंडिया एक नेट इंपोर्टर है, यानी कि एक्सपोर्ट करने से ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट हम करते हैं तेल और कई चीजें जो चाइना ये होगा जो करता है। हम आईटी सर्विसेज जरूर एक्सपोर्ट कर रहे हैं थैंक्स टू इन्फोसिस और विप्रो, पर ये एक्सपोर्ट्स इतने ज्यादा नहीं है कि वो हमारे इंपोर्ट्स को कैंसिल कर सकते। मोस्टली ओवरऑल इंडिया नेट इंपोर्टर है। यूएसए भी है, हमारा ट्रेड डेफिसिट है और इसी वजह से हमें कई डॉलर चाहिए होते हैं इंपोर्ट करने के लिए। तो जब तक हम मोस्टली सामान इंपोर्ट करेंगे हम डॉलर की डिमांड बढ़ाते रहेंगे और हमारा रुपया कमजोर होता रहेगा। इसके अलावा इंडिया में गोल्ड के जो इंपोर्ट्स हैं वो 4 गुना बढ़ गए हैं क्योंकि हमारी सरकार ने गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी 15% से 6% कर दी है और इसी वजह से रुपया और कमजोर हो गया। पर अगर आप आईटी सेक्टर में काम करते हो तो भाई खुशियां मनाओ, क्योंकि कमजोर रुपये का मतलब है कि आपकी कंपनी को फायदा मिलेगा। अब इससे आपको फायदा मिलेगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, ये अपने मैनेजर से पूछना। पर क्योंकि ये कंपनीज डॉलर में कमाती है, एक स्ट्रॉन्ग डॉलर का मतलब है कि अपन को ज्यादा रुपए मिलेंगे सेम काम के लिए। ऐसे ही हाल फार्मास्यूटिकल सेक्टर का भी है, जहाँ कई इंडियन कंपनीज यूएस और यूरोप को एक्सपोर्ट करती है। अब आपने रुपया का हाल तो समझ लिया, पर आपने ये नहीं समझा कि आरबीआई ने कैसे करोड़ों रुपए खर्च करे हैं इस चीज को बचाने के लिए। इनफैक्ट अरविंद सुब्रमण्यम जो इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे प्रधानमंत्री मोदी के नीचे, उन्होंने कई आर्टिकल्स लिखे हैं आरबीआई को क्रिटिसाइज करते हुए कि भैया देश का पैसा इसी तरह खर्च करना बंद कर दो। अब ये इतनी बड़ी चीज क्यों है? किसी भी देश का एक्सचेंज रेट 2 तरीके का हो सकता है, पहला है पेग्ड, दूसरा है फ्री फ्लोट। पेग का मतलब हुआ कि आपका एक्सचेंज रेट लॉक है। मान लो अगर $1 से 75 रुपीज मिलेंगे, चाइना करता था एक जमाने देश का में। सेंट्रल बैंक ये देखेगा कि ये एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे ना हो बल्कि 75 ही रहे, तो वो शायद डॉलर को बेचेंगे या डॉलर को खरीदेंगे, पर ये एक्सचेंज रेट बदलने नहीं देंगे। इसको बोलते हैं पेग्ड एक्सचेंज रेट। और 1991 से पहले इंडिया की हालत यही थी, पर 1991 के बाद ये फ्री फ्लोट हो गया, यानी कि मार्केट डिसाइड करेगी कि हमारा एक्सचेंज रेट कितना होगा। अब आरबीआई कभी कभी कुछ डॉलर खरीद सकता है, बेच सकता है इस एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए, पर मोटा मोटी वो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। पर पिछले कुछ महीनों में आरबीआई ने मोटा मोटी नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च करे एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए। पॉलिटिक्स के लिए करना पड़ता है। 1991 से हमारे आरबीआई ने इतना पैसा कभी खर्च नहीं किया। अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि अक्टूबर 2021 से आरबीआई ने करीब 100 से 150 बिलियन डॉलर खर्च करे हैं। 100 से 150 बिलियन डॉलर समझते हो कितना होता है? पिछले एक साल में करीब इंडिया ने 130 बिलियन डॉलर दिए हैं तेल को इंपोर्ट करने के लिए। जितना हमारे देश ने पैसा खर्च किया तेल को इंपोर्ट करने के लिए, उतना ही आरबीआई ने खर्च किया रुपये को बचाने के लिए। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या फर्क पड़ता है? भाई आरबीआई के पैसे तो उनको खर्च करने दो। पहली बात, किसी भी करेंसी को बचाना मार्केट में बहुत मुश्किल है। चाइना से पूछो, 2015 में चाइना ने अपनी करेंसी को बचाने की कोशिश करी थी, पहले पैक करते थे, $1 ट्रिलियन खर्च कर दिए थे। अब उनकी आर्टिफिशियल पैकिंग है। अगर अभी भी नहीं समझे तो एक बार थाईलैंड से पूछ लेना क्या होता है। 1997 में थाईलैंड में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था क्योंकि सेंट्रल बैंक ने अपने सारे डॉलर खत्म कर दिए करेंसी को बचाने के लिए। अब इंडिया की इकोनॉमी आज कई बेहतर पोजीशन में है थाईलैंड की इकोनॉमी से 1997 में, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो आरबीआई ने करने की कोशिश करी वो सही था। इनफैक्ट अभी अरविंद सुब्रमण्यम जैसे कई इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि रुपये कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, उसको और कमजोर होना चाहिए।
एक कॉन्सेप्ट होता है REER, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जो बताता है कि एक देश की करेंसी उसके मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स के कंपैरिजन से कितनी ज्यादा मजबूत है। अब अगर इसकी वैल्यू 100 है, यानी कि वो करेंसी एकदम ठीक वैल्यू पर है, पर अभी इंडिया की ये वैल्यू 108 है, जिसका मतलब है कि अभी इंडियन रुपी ज्यादा ओवर वैल्यूड है, उल्टा उसको 8% और कमजोर होना चाहिए। चाइना और तो अरविंद अंडर वैल्यू सुब्रमण्यम रखता का है। यही आर्गुमेंट है नहीं। कि भाई करोड़ों रुपए खर्च करना बंद करो, जो मार्केट डिसाइड करती है रेट वही रहने दो, जूही चावला और बाबा रामदेव की मत सुनो। नॉट दैट वो इनकी सुन रहे होंगे, बट स्टिल। पर अब सवाल ये है कि अगर इंडिया की ऑफिशियल पॉलिसी 1991 के बाद एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की थी, तो वाला आरबीआई उसको फिक्स करने की क्यों थोड़ा कोशिश करना कर रहा है पड़ता है। करोड़ों रुपए खर्च करके? अब आरबीआई ने कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो हम बस गेस कर सकते You हैं। have to पहली do it. थ्योरी कहती है कि जो आरबीआई ने किया वो जानबूझकर नहीं किया, पर अरविंद सुब्रमण्यम जैसे इकोनॉमिस्ट इस बात को नहीं मानते। तो नेक्स्ट थ्योरी पर आते हैं। नेक्स्ट थ्योरी ये कहती है कि आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करना चाहती थी। अब महंगाई बढ़ेगी अगर रुपया कमजोर होगा, जिसकी वजह से तेल जैसी चीजें जो हम इंपोर्ट करते हैं वो और महंगी हो जाएंगी। नहीं, पर वो ये इस तो थ्योरी control को it, भी boss. reject कर देते हैं। अब आते हैं तीसरी थ्योरी पर, और वो है पॉलिटिक्स। वो कहते हैं कि भाई देखो, Politics, एक्सचेंज रेट yes. अब पॉलिटिकल हो गई है। जूही चावला, बाबा रामदेव, श्री रविशंकर सब इस पर बहस कर रहे हैं, और कोई भी सरकार चाहती है कि चाहे इकोनॉमिकली इसका कोई सेंस ना बने, पर पॉलिटिकली एक्सचेंज रेट कमजोर नहीं होनी चाहिए। पर वो कहते हैं कि किसी सरकार ने 30 साल तक ऐसा नहीं किया, तो अब भला मोदी सरकार क्यों करेगी? तो अब आते हैं फाइनल थ्योरी पर, और फाइनल थ्योरी कहती है कि आरबीआई ने ये किया इंडियन कंपनीज की मदद करने के लिए, क्योंकि इन कंपनीज के कई फॉरेन लोन्स हैं जो उनको डॉलर में चुकाने हैं। अगर रुपये कमजोर हो Voice गया over है। तो उनके लोन्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और हमारे देश की कंपनीज की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो अब voice ये over चार क्यों किया थ्योरी थी बीच में? इनमें से सच क्या है ये तो हमें भी नहीं पता। तो इसीलिए अरविंद सुब्रमण्यम और दूसरे इकोनॉमिस्ट ने सलाह दी आरबीआई को कि भैया ये करोड़ों रुपए खर्च करना बंद करो, बस महंगाई और ग्रोथ पर फोकस रखो, एक्सचेंज रेट को बदलने दो जो भी मार्केट डिसाइड करती है। और हो सकता है कि सरकार भी ऐसे ही करना चाहती थी। इसी वजह से दिसंबर 2024 में इंडियन सरकार ने संजय मल्होत्रा को आरबीआई का गवर्नर बना दिया। अब मेरे पास कोई एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं है, पर कुछ लोग का मानना है कि एक कारण जिसकी वजह से गवर्नर को बदला गया वो यही था कि आरबीआई इतने पैसे खर्च कर रही है एक्सचेंज रेट को बचाने के लिए। तो इस पूरे वीडियो से आपको दो सीख क्या मिली? नहीं खर्चा करेंगे तो और पहली सीख कबाड़ कि होगा। बाबाओ, बॉलीवुड एक्टर्स और पॉलिटिशियन से मत सीखो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। एंड दूसरी बात, समटाइम्स आवर फाइनेंस मिनिस्टर कैन बी राइट। देखिए, जो भी पॉइंट्स अच्छे थे, मगर अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे एक्सचेंज रेट को तो और कबाड़ा होता जाएगा। आप ये नहीं चाहते कि $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़ हो जाए, राइट? ठीक है, उसके कोई बेनिफिट्स हैं नहीं है, बट इट लुक्स बैड फॉर द कंट्री। ये बहुत क्रिटिकल बात होता है कि अगर आपका इतना गैप हो जाए तो ठीक है, आपको लगता है कि चीज़ें आपकी सस्ती हो जाएंगी, मगर इमेज जो है बहुत फ़र्क पड़ता है इमेज को। चाइना भी आर्टिफिशियली पैक करता है और उसी तरीके से इंडिया को भी खर्चा करना पड़ेगा कि बहुत तेज़ी से डिक्लाइन ना हो। तो जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, दे डिड इट करेक्टली, उनको करना है। और जैसे अभी पहले ही फोरकास्ट आ गया था कि 90 तक जाएगा, और उसके बाद इंडिया को बहुत इंटरवेंशन करना पड़ेगा जिससे 90 से ऊपर ना चले और धीरे धीरे 90 तक जाए। और जहाँ तक यहाँ पे है, यहाँ पे सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। जो भी इकॉनमी ग्रो कर रही है 2.5 कर रही है, होगी नहीं होगी वी डू नॉट नो। इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश की थी मगर इन्फ्लेशन नीचे नहीं जा रही है। तभी और इंटरेस्ट रेट हो सकता है वापस बढ़ जाए। वैसे इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, अब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वी विल सी। तो मिस्टर ट्रम्प के आने के बाद बहुत चेंजेस आ रहे हैं, और जो टैरिफ्स आ रहे हैं टैरिफ्स का भी रिज़ल्ट पता चलेगा। डोज ने कितने सारे लोगों को फायर कर दिया है गवर्नमेंट कंपनियों से, वो रो रहे हैं। तो वी डोंट नो कि इसका क्या इफ़ेक्ट आने वाला है, बट आगे जाके अनसर्टनटी नज़र आ रही है। और ये जो बात थी कि इंडियन रुपी 90 तक जा सकता है, ये तो मेरे ख्याल से 6 महीने पहले प्रेडिक्शंस आ गए थे, और वो गवर्नमेंट ने ही प्रेडिक्शन दिए थे कि 90 तक जा सकता है। लोगों की प्रेडिक्शन की है, गवर्नमेंट ने खुद बोला था इट कैन गो टिल 90, तो वही होने वाला है। उसके जाके कुछ स्टेबलाइजेशन होगा। बात सही है कि यहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करते हो, दुनिया भर के लोग यहाँ इन्वेस्ट करते हैं टू गेट मोर इंटरेस्ट, उससे डॉलर ऊपर चला जाता है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। बट मिस्टर ट्रम्प से इतना ज़रूर हुआ है कि यूएस का ट्रेड डेफिसिट होपफुली कम होगा, टैरिफ्स आएंगे, जहाँ जहाँ अननेसेसरी पैसा खर्चा हो रहा था वो खर्चा बंद हो जाएगा। अनफेयर ट्रेड हो रहा था यार, वो तो टोटली अनफेयर अनफेयर ट्रेड तो था। अलग है, दूसरा फ्री में जो काम कर रहे थे वो खत्म होगा। यूक्रेन को जो इतना पैसा दिया था बिना बात के, उसमें अब मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं कि आधे तुम्हारे
नेचुरल रिसोर्सेज हमारे हो गए, तो बहुत कुछ चल रहा है। तो वी विल सी क्या होता है, बट 90 तक जाने की मेरे ख्याल से फोरकास्ट है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।